पावर प्लांट इंजीनियरिंग के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले वाली क्लास में हम कूलिंग टावर के बारे में पढ़े थे और आज की क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर और ये जितने भी प्रकार के होते हैं उनको विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो इनको दो आधार पे जो विभाजित किया जाता है, पहला जो आधार होता है ये वायुमंडलीय या नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और दूसरा मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अनुप्रस्थ प्रवाह टावरों में गर्म जल और एयर प्रवाह की दिशा एक दूसरे के लिए लंबवत होती है। थर्मल पावर प्लांटों में इस प्रकार की कूलिंग टावर का उपयोग नगण्य है क्योंकि इसमें जल को अधिक ऊंचाई तक पंप करना होता है जिसकी कॉस्ट अधिक होती है। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावरों में एयर एक छोर से प्रवेश करती है और ऊपर से निकास होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को देखते हैं और उसके पहले अनुप्रस्थ प्रवाह कूलिंग टावर को देखते हैं। जो आप लेफ्ट हैंड साइड से फिगर को समझने की शुरुआत करेंगे, जो गर्म जल है उसको वहाँ से प्रवेश करवाया जाता है, फिर वो ल्यूयर्स के माध्यम से होता हुआ शीतल जल जो है वो आपका बाहर की तरफ नीचे से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो फिगर है ये अनुप्रस्थ प्रवाह कूलिंग टावर का है। इसके बाद का जो फिगर है ये प्राकृतिक प्रवाह कूलिंग टावर का है, जिसमें से एक साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से एयर को इन करवाया जा रहा है और उसके बाद फिर बीच में आपका गर्म जल जो है प्रवेश करता है जब, तो एक स्प्रे नोजल लगा होता है और ऊपर में एक जल एलिमिनेटर लगा होता है और नीचे में जो है शीतल जल का निकास कर दिया जाता है। और चिमनी के रास्ते से जो हॉट एयर होती है, यानी कि जब एयर के द्वारा जो वायु आप उसमें प्रवेश करवा रहे हैं या नेचुरल एयर जिसको बोला जा सकता है या बोला जाता है, और नेचुरल एयर ही इसमें यूज में भी लाया जाता है, तो वो एयर जब इस वाटर को ठंडा कर देगी फिर उस एयर का जो निकास होगा वो चिमनी के रास्ते ऊपर की तरफ हो जाएगा और नीचे में आपकी जो कूलेंट वाटर होगी यानी कि जो ठंडा जल होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा और वहाँ से आप पाइप के थ्रू या पंप के थ्रू आप वहाँ से उसका निकास कर देंगे। आधुनिक थर्मल प्लांट में हाइपरबोलिक टावरों की प्रमुखता का उपयोग किया जाता है। यह आकार में चिमनी की तरह है जिसे स्टैक कहा जाता है। स्टैक के अनुप्रस्थ काट सर्कुलर होते हैं और यह हाइपरबोलिक प्रोफाइल के होते हैं। यह स्टील प्रबलित कंक्रीट से बनाया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनका जो मटेरियल होता है बनाने का वो स्टील प्रबलित कंक्रीट का बना होता है। नेचुरल एयर नीचे से स्टैक में प्रवेश करता है और ऊपरी सिरे से बाहर निकल जाता है। इसके पहले जो फिगर आप लोग देखे हैं या जो चित्र के माध्यम से मैंने समझाया है, हाइपरबोलिक टावर भी कुछ उसी तरह का है। वायु का प्रवेश करवाया जा रहा है, यानी एयर को इन करवाया जा रहा है, जो कि एयर हीटेड जो आपकी हॉट एयर होती है, यानी कि जो हॉट एयर होती है उसको ऊपर की तरफ निष्कासित कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप उसमें एयर प्रवेश करवाएंगे इस प्रोसेस में, और जो आपकी वाटर होंगी यानी कि जो गर्म वाटर होगी उसको भी नीचे से आप इन करवाएंगे। फिर जो आपकी एयर होगी उस एयर के माध्यम से जो आपकी हॉट वायर होंगी, हॉट एयर होंगी सॉरी, ये ठंडी हो जाएंगे। और जब वाटर ठंडा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वाटर के अंदर जो गर्मी रहेगी वो एयर में आ जाएगी और एयर जो है वो गर्म हो जाएगा
और उसे ऊपर के रास्ते आउट करवा दिया जाएगा, बाहर करवा दिया जाएगा। और बाकी आपका जो पानी ठंडा हो जाएगा, उस ठंडे पानी को एक साइड से, यानी कि आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में शीतल जल का, यानी कि जो आपका कोल्ड वाटर है, उसका निकास दर्शाया गया है। इस टैंक के तल से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर वैफल जुड़े होते हैं। गर्म जल एक स्प्रे के रूप में वैफल पर गिरता है और छोटी बूंदों में टूट जाता है। हवा के संपर्क में आने से यह जल ठंडा हो जाता है और इस टावर में एयर का प्रवाह नेचुरल ड्राफ्ट पर आधारित है। अधिक ड्राफ्ट जनरेट करने के लिए टावर की ऊंचाई भी अधिक रखनी पड़ती है। हाइपरबोलिक टावरों के मुख्य लाभ, यानी कि मेन एडवांटेजेस ऑफ हाइपरबोलिक टावर, इनमें एयर का नेचुरल वेंटिलेशन होता है, इसलिए ड्राफ्ट फैन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जब आपका जो एयर होगा वो जब नेचुरल होगा तो आपको एक्स्ट्रा कोई फ़ैन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कि इसका जो फ़ैन का कॉस्ट होगा, यानी कि जो कीमत होगी, वो बच जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, इनकी हाई कूलिंग कैपेसिटी होती है। थर्ड, इन पर परिचालन और रख रखाव लागत कम हो जाता है और इनका जो जीवन काल होता है वो भी लंबा होता है। वायु प्रवाह कम होने पर भी यह टावर पर्याप्त कूलिंग प्रदान करता है। अब इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि कुछ दिक्कतें भी हैं। जो पहली लिमिटेशंस है, यानी कि सीमाएं हैं, वो ये है कि मीनारों की प्रारंभिक कॉस्ट अधिक है और सेकंड, इनकी क्रिया मौसम के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। सॉरी, ये तो आपका जो लिमिटेशंस है, इसमें आपकी जो मौसमी प्रक्रिया है इसमें परिवर्तन होंगी, क्योंकि ये टोटली जो है वो नेचुरल एयर का यूज किया जाता है, जिस वजह से उनका जो मौसम का जो इफ़ेक्ट होगा ये आएगा, क्योंकि मौसम के हिसाब से जो हवाएं हैं वो चेंज होती रहती हैं, जिससे कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब सेकेंड टॉपिक जो है वो है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। कूलिंग टावरों में कृत्रिम ड्राफ्ट तैयार करने के जो प्रमुख लाभ जो है वो निम्नलिखित है। पहला, कम तल क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है और दूसरा, फैन की सहायता से टावर के प्रवेश और निकास पर वांछित दाब स्थापित किया जा सकता है। इसमें एयर प्रवाह कंट्रोल होता है। टावर की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम बनानी पड़ती है। इन टावरों की कूलिंग कैपेसिटी अधिक होती है और हाई एफिशिएंसी प्राप्त की जाती है। और मैकेनिकल ड्राफ्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला फोर्स ड्राफ्ट टावर और दूसरा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टावर। फोर्स ड्राफ्ट टावरों में एयर का प्रवेश टावर के तल से एक फोर्स ड्राफ्ट फैन की मदद से होता है। टावर के ऊपरी सिरे से एयर जल को ठंडा करती है और बाहर निकल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड से हॉट एयर को इन करवाया जा रहा है, यानी कि वहाँ से जो हॉट आपकी जल होंगी, सॉरी मैं एयर बोल दिया, आपकी जो एयर होंगी वो राइट हैंड साइड से प्रवेश करेंगी और जो आपकी जल होगी, यानी कि जो आपका गर्म जल होगा, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड से उसमें प्रवेश करवाएंगे। फिर एयर के माध्यम से जो हॉट वाटर है वो ठंडा हो जाएगा और जो एयर होंगी वो थोड़ी सी हीटेड हो जाएंगी और उन एयर का निष्कासन ऊपरी सिरे के द्वारा कर दिया जाएगा और अंततः आपका जो जल है वो ठंडा हो जाएगा और नीचे की तरफ आएगा और वहाँ से आप उसको पंप या फिर पाइप के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टावरों में एयर का प्रवेश जल प्रवाह के सापेक्ष विपरीत दिशा में या क्रॉस दिशा में होता है।
इन टावरों में फैन को टावर के ऊपरी सिरों पर लगाया जाता है और टावर के नीचे से एयर को अंदर खींचते हैं। नीचे आपको जो फिगर दिख रहा है इस टाइम स्क्रीन पे, ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का फिगर है, जिसमें जो वाटर है वो लेफ्ट हैंड साइड से और एयर जो है वो राइट हैंड साइड से इन करवाया जा रहा है इस सिस्टम के अंतर्गत। और बीच में आपके वेफर लगे हुए हैं और ऊपर में जल एलिमिनेटर लगा हुआ है। और जल जो प्रवेश करता है ये आप देख रहे होंगे, कुछ ऊपर में एक परत लगी हुई है, प्लेट टाइप की लगी हुई है, जिसको पाइप आप बोलते हैं। वो प्लेट नहीं है, वो पाइप है, वहाँ से वाटर को इन करवाया जा रहा है। और ऊपर में आप देख रहे होंगे फुहार टाइप का बना हुआ है। तो ये फुहार जब वाटर इन करेगा तो वो वाटर जो है फुहार में कन्वर्ट होता है और आपकी जो वाटर है वो ठंडी हो जाती हैं और वाटर ठंडी होके नीचे की तरफ आ जाती है। स्टीम पावर प्लांट के लिए स्टीम सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर का सिलेक्शन, ये ड्राफ्ट वगैरह से ये जो है अलग टॉपिक है। यानी कि जो आप बॉयलर वगैरह में एसेसरीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आप उनका सिलेक्शन अच्छे तरीके से कैसे कर पाएंगे, इनके बारे में अब बताया जाएगा। स्टीम सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर एक स्टीम पावर प्लांट के सहायक उपकरण है, जैसा कि मैंने बताया आपको, जिसके उपयोग से प्लांट की कार्यक्षमता यानी कि इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। ये स्टीम पावर प्लांट के महत्वपूर्ण भाग हैं, इसलिए उन्हें प्लांट के लिए चुनते समय विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती हैं या बरतनी चाहिए। अब क्या है कि आप बॉयलर में जो आप एक्सेसरीज लगाते हैं उन वो ऐसे ही नहीं लगाते हैं, वो इस वजह से लगाया जाता है क्योंकि जब बॉयलर के अंतर्गत या उसमें आप इन एक्सेसरीज का अटैचमेंट करेंगे या लगाएंगे तो बॉयलर, यूँ कहें बॉयलर या पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है या बेटर हो जाती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि ये जो एक्सेसरीज आप इस बॉयलर या इस पावर प्लांट में लगा रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से बॉयलर की एफिशिएंसी या प्लांट की एफिशिएंसी बेस्ट हो सके। अगर आप कोई ऐसा इकोनोमाइजर या सुपर हीटर लगा देंगे जो कि कुछ उसमें खराबियां रहेंगी या खामियां कहीं रहेंगी तो आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और जिस उद्देश्य से आप इनको फिट करते हैं उस उद्देश्य पर ये खरे नहीं उतरेंगे। सुपर हीटर का सिलेक्शन, सबसे पहले हम देखेंगे सुपर हीटर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। सुपर हीटर का कार्य बॉयलर में उत्पन्न स्टीम को सुखाना और स्टीम के तापमान को संतृप्त तापमान से पर्याप्त उच्च स्तर तक बढ़ाना है। बॉयलर में फ्यूल के दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न गैसों को हीट का उपयोग करके स्टीम को शुष्क और सुपर हीटेड किया जाता है। स्टीम की ओवरहीटिंग से इंजन या टरबाइन की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। एक अनुमान के अनुसार यदि 1% जल स्टीम से सूख जाता है तो इंजन या टरबाइन की इफ़िशियंसी लगभग 2% बढ़ जाती है। सुपरहीट करने से प्रति किलोवाट पावर जनरेशन के लिए स्टीम की खपत को भी कम कर लिया जाता है। सुपरहीटेड स्टीम के प्रयोग से टरबाइन के ब्लेडों का संचारण नहीं होता है और प्रसार के दौरान भाप में जल भी नहीं बनता है। सुपर हीटर की संरचना में ट्यूबों के एक से अधिक सर्किट होते हैं और ये सर्किट एक दूसरे के समांतर होते हैं। इनमें एक या एक से अधिक मोड़ भी होते हैं जो हेडर्स के बीच जुड़े होते हैं। हेडर्स के माध्यम से
बॉयलर की स्टीम ओवर हीटिंग ट्यूबों में प्रवेश करती है और ट्यूबों के द्वारा ग्रहण की गई फ्लू गैसों की ऊष्मा से गर्म होकर सुपर हीटेड अवस्था में ट्यूबों से बाहर निकलती है। अब सुपर हीटेड की दो विधियां से की जाती है। पहला पारंपरिक या संवहन सुपर हीटिंग और दूसरा रेडिएंट हीट सुपर हीटिंग। पारंपरिक विधि में फ्लू गैसों से हीट का हस्तांतरण संवहन की विधि द्वारा किया जाता है, जबकि रेडिएशन सुपरहीटिंग में डायरेक्ट रेडिएशन द्वारा हीट का स्थानांतरण होता है। इसमें सुपरहीटर की ट्यूबों में स्टीम प्रवाहित होती है और ट्यूब के चारों ओर फ्लू गैसें प्रवाहित होती हैं। फ्लू गैसों का उच्च तापमान ट्यूबों के अंदर स्टीम को सुपरहीट करता है और इस प्रकार दाब स्थिर रहता है। सुपरहीटेड स्टीम का तापमान फ्लू गैसों के वेग, उसके तापमान और फ्लू गैसों की प्रवाहित मात्रा पर निर्भर करता है। लोड बढ़ने पर स्टीम का तापमान कम हो जाता है और पारंपरिक सुपरहीटिंग में लोड बढ़ने से फ्लू गैसों की ट्यूब के ऊपर प्रवाह की दर तथा ट्यूब के अंदर प्रवाह की दर बढ़ जाती है। ट्यूबों को अधिक प्रतिबलित होने से रोकने के लिए तथा टरबाइन की प्राथमिक अवस्था को भी अधिक प्रबलित न होने देने के लिए और ओवरऑल इफ़िशियंसी को बनाए रखने के लिए स्टीम के तापमान का कंट्रोल किया जाना आवश्यक होता है। अतः तापमान को कंट्रोल करने के लिए रेडिएशन तथा संवहन सुपरहीटर्स का उपयोग किया जाता है। नाउ ये तो बात हो गई आपकी सुपरहीटर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, जिसमें आप लोगों ने सुपर हीटर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी पढ़ा कि उसका कार्य क्या होता है, जो कि पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। उसको एक बार और आपने रिवाइज कर लिया इसके माध्यम से। अब आगे आप लोग समझेंगे इकोनोमाइज़र का सिलेक्शन क्यों होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इकोनोमाइज़र का कार्य बॉयलर में भेजने से पहले भरड़ जल को गर्म करना है। इसका उपयोग बॉयलर प्लांट की हीट एफिशिएंसी को बढ़ाता है। बॉयलर की फ्लू गैसों को हीट का उपयोग इसमें भरड़ जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। इकोनोमाइज़र के उपयोग में पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। एक अनुमान के अनुसार यदि भरड़ जल का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो बॉयलर की एफिशिएंसी 1% बढ़ जाती है। हाई लोड कंडीशंस स्टीम को हाई तापमान और दाब, हाई फ्लू खर्च आदि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके कारण बॉयलर के साथ इकोनोमाइज़र का उपयोग अच्छा रहता है। इकोनोमाइज़र के अंदर कई ऊर्ध्वाधर स्टील ट्यूबें लगी होती हैं जिनके सिरे शीर्ष और नीचे के हेडर से संबंधित होते हैं। भरड़ जल एक पंप के माध्यम से निचले हेडर में प्रवाहित करते हैं। जब यह जल ट्यूबों के ऊपर उठता है तो ट्यूब के ऊपर से बहने वाली गर्म गैसों की हीट को जल में स्थानांतरित कर देता है। ट्यूबों पर फ्लू गैसों का प्रवाह उनकी लंबाई लंब दिशा में होता है और संवहन प्रक्रिया के माध्यम से हीट को स्थानांतरित किया जाता है। इकोनोमाइज़र में स्वचालित कालिक ब्लोअर द्वारा
ट्यूबों पर जमा धूल और कालिक निकाली जाती है। अब आप ये जो एक नया वर्ड है कालिक ब्लोअर, मैं कल की क्लास में मैंने इसको बताया है कि ये कैसे यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। एक बार ये वर्ड फिर से आ गया जिसकी वजह से मैं इसको बताना ज़रूरी समझा। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में या कल की वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ है, आप वहाँ से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इकोनोमाइजर में भेजे जाने वाले भरड़ जल का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रखा जाता है ताकि फ्लू गैसों की कूलिंग उनके औसांक बिंदु तक ना हो सके, अन्यथा ट्यूब पर जल जमा होने से उनका संक्षारण हो सकता है। एक इकोनोमाइजर का चयन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक होता है, जो कि पॉइंट जो है निम्नलिखित है। पहला, फ्लू गैसों का प्रवाह इस तरह से होना चाहिए कि ट्यूबों की संपूर्ण सतह पर फ्लू गैसों का संपर्क हो। नाउ सेकंड पॉइंट, ट्यूबों को इस योग्य होना चाहिए कि उनके प्रसार और संकुचन का इकोनोमाइजर की जोड़ी पर कोई प्रभाव न पड़े। ट्यूबों पर धूल और कालिक का जमाव नहीं होना चाहिए ताकि फ्लू गैसों की हीट को जल में अधिकतम स्थानांतरित किया जा सके। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि यदि इकोनोमाइजर की ट्यूबों में स्टीम बन जाए तो इसे जल्द ही निकाल दिया जाना चाहिए ताकि जल हैमर उत्पन्न न हो। गैसों के प्रवाह का क्षेत्रफल समान रहना चाहिए ताकि फ्लू गैसों का वेग भी समान रहे। इकोनोमाइजर का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हमें इकोनोमाइजर स्टीमिंग प्रकार का चाहिए या नॉन स्टीमिंग प्रकार का होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई आपके इकोनोमाइजर के सिलेक्शन की। अब नेक्स्ट जो आपका सिलेक्शन है वो होगा एयर प्रीहीटर का सिलेक्शन। एयर प्रीहीटर वह उपकरण है जो बॉयलर की भट्टी पर भेजे जाने से पहले वायुमंडल से प्राप्त एयर को गर्म करता है। प्रीहीटिंग की स्थिति प्लांट में चिमनी से पहले और इकोनोमाइजर के बाद होती है। यह बॉयलर की फ्लू गैसों को हीट का उपयोग करके एयर को गर्म करता है। एयर प्रीहीटर के उपयोग से बॉयलर में फ्लेम के तापमान में वृद्धि होती है जिससे भट्टी की ऊष्मा अंतरण दर बढ़ जाती है। इसका उपयोग बॉयलर से बाहर निकलने वाले दहन गैसों के तापमान को कम करता है और बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाता है। एक अनुमान के अनुसार यदि फ्लू गैसों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है तो बॉयलर की एफिशिएंसी लगभग 1% बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि स्टीम पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बॉयलर को भेजने से पहले भरड़ जल को गर्म किया जाता है जिससे जल का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए फ्लू गैसों की अधिक हीट को पुनः प्राप्त करना असंभव होता है। इस कारण से और दहन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एयर हीटर की स्थापना को आवश्यक माना जाता है। इसके अतिरिक्त एयर का तापमान स्टोकर्स का उपयोग करके बॉयलर में 120 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, जबकि पल्वराइज्ड कोयले पर आधारित बॉयलरों में एयर का तापमान लगभग 230 डिग्री सेल्सियस से 240 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब एयर प्रीहीटर जो होता है ये जब आप
कोयले को बर्न कराते हैं या जलाते हैं तो उसमें जब आप एयर का फ्लो करवाते हैं, यानी कि जब आप कोयले को जलाएंगे तो उसमें एयर की आवश्यकता होगी, यूँ कहें कि वायु की आवश्यकता होगी। अब जब आप एटमॉस्फेयर से वायु को फर्नेस में भेजेंगे तो वो वायु जो है हो सकता है ठंडा हो या नम हो, जिसमें नमी भी हो सकती है, तो जिसकी वजह से कोयला अच्छी तरह से नहीं जलेगा। लेकिन अगर आप वहीं उस साधारण वायु की जगह अगर आप गर्म वायु भेजेंगे और फिर जब कोयले को जलाएंगे तो कोयला अच्छी तरह से जलेगा, जिसकी वजह से बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और कोयला पूरी तरह से जल पाएगा। तो कुल मिला के एयर प्रीहीटर को जो वायु है उसको गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और गर्म करने के लिए जो सहायता प्रदान करता है वो पूरी तरह से फ्लू गैसें जो हैं वो सहायता प्रदान करती हैं इन वायु को गर्म करने के लिए। इसलिए एयर प्री हीटर का उपयोग करके पल्वराइज्ड कोयले पर चलने वाले बॉयलरों में निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए जाते हैं। अभी ये कुछ लाभ बताए जाएंगे कि आपके लाभ क्या होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है आपके जो जो लाभ होते हैं, लेकिन फिर एक बार उसको और डिस्कस कर लेंगे। पहला, जो आपका कम ग्रेड का कोयला भी होगा वो भी आसानी से जल जाएगा, क्योंकि आप उसमें हॉट एयर भेज रहे हैं। अगर उसमें थोड़ी बहुत नमी भी होगी तो भी कोई ख़ास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो कोयला आसानी से जल जाएगा। तो जब कोयला आसानी से जल जाएगा तो जाहिर सी बात है दहन जो है पूर्ण होगा और अच्छा होगा, जिससे कि फ्यूल की खपत भी कम होगी और जो आपका टेम्परेचर वहाँ पे क्रिएट होगा वो भी अत्यधिक होगा, जिसको आप 4th पॉइंट से डिनोट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि हाई थर्मल एफिशिएंसी। भट्ठी में हाई हीट ट्रांसफर दर प्राप्त की जाती है और प्रति एकांक क्षेत्रफल थर्मल सतह अधिक स्टीम उत्पन्न होती है। बॉयलर पर लोड परिवर्तन और उतार चढ़ाव को आसानी से समायोजित किया जा सकता है। दहन प्रक्रिया में अपेक्षाकृत कम धुआं और ऐश उत्पन्न होता है। अब प्रमुख प्रकार के एयर प्रीहीटर कौन कौन से होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला ट्यूबलर एयर प्रीहीटर और दूसरा प्लेट टाइप एयर प्रीहीटर। ट्यूबलर एयर प्रीहीटर में 70 mm व्यास की, यूँ कहें कि 7 सेंटीमीटर व्यास की कई ऊर्ध्वाधर स्टील ट्यूबें होती हैं जो सिरों पर प्लेटों से जुड़ी होती हैं। उनकी लंबाई 3 से 9 मीटर तक होती हैं और एक आवरण में बंद होती हैं। ठंडी एयर एक तरफ से प्रवेश करती है और ट्यूबों के ऊपर से बहती है और फ्लू गैसों की हीट अवशोषित करके दूसरी तरफ से निकल जाती है। प्लेट का आकार एयर प्रीहीटर में कई प्लेटों को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है और एयर के प्रवाह के लिए एक गैप छोड़ते हुए लगाते हैं। इन प्लेटों के बीच बारी बारी से एयर और फ्लू गैसों का प्रवाह होता है और प्लेटों की गर्म सतह को एयर को गर्म किया जाता है। इसमें एयर और फ्लू गैसें एक दूसरे को विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। या एयर प्रीहीटर के चलने के संबंध में प्रमुख कुछ बिंदु हैं, जो कि पहला बिंदु है प्रारंभिक कॉस्ट कम होना और कम जगह घेरना चाहिए, इसे आसानी से संचालित किया जा सके। ये जो पॉइंट हैं ये आपके जो एयर प्रीहीटर हैं इसको चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
और इसकी हाई थर्मल कैपेसिटी होनी चाहिए। और जब इसका चयन करेंगे तो उस समय ये ध्यान में रखेंगे कि इसकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, न्यूनतम संचालन और रख रखाव की लागत भी होनी चाहिए। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है भरण जल हीटर यानी कि फीड वाटर हीटर। भरण जल हीटर एक ऐसा उपकरण है जो बॉयलर में भेजने से पहले भरण जल को पहले से गर्म कर देता है। इसके उपयोग से बॉयलर की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और बॉयलर को जल को वाष्पित करने के लिए अपेक्षाकृत कम हीट का उपयोग करना पड़ता है। भरण जल हीटर में भरण जल को स्टीम द्वारा पूर्व तापित किया जाता है। यह स्टीम डायरेक्ट स्टीम इंजन या टरबाइन से प्राप्त की जाती है और इसे ब्लेड स्टीम कहा जाता है। टरबाइन से स्टीम निकालने की इस प्रक्रिया को ब्लीडिंग कहा जाता है। और ब्लेड भाप दो तरीकों से भरण जल को गर्म करता है, पहला सीधे संपर्क द्वारा और दूसरा अप्रत्यक्ष द्वारा। ब्लेड भाप की ऊष्मा सीधे संपर्क के माध्यम से जल द्वारा प्राप्त की जाती है। जल में घुलने पर भाप संघनित हो जाती है और भरण जल गर्म हो जाता है। इंजन अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ब्लेड भाप की ऊष्मा प्राप्त की जाती है। इस प्रणाली में एक बंद प्रकार का भरण जल हीटर होता है जिसमें भरण जल ट्यूबों के अंदर बहता है और ट्यूबों में बाहर भाप प्रवाहित होती है। जब भाप संघनित हो जाता है तो संघनित जल को जल के सर्किट में वापस कर दिया जाता है। फीड जल सर्किट में दो प्रकार के भरण जल हीटर हैं, पहला उच्च दाब भरण जल हीटर और दूसरा निम्न दाब भरण जल हीटर। उच्च दाब वाले भरण जल हीटर में उच्च दाब और उच्च तापमान वाली भाप का उपयोग करते हैं जो टरबाइन में भाप के विस्तार के प्रारंभिक चरणों में ब्लेड की जाती है, जबकि कम दाब वाले भरण जल हीटर में भाप के विस्तार के अंतिम चरणों में निकाली गई कम दाब और ताप वाली स्टीम का उपयोग करते हैं। भरण जल हीटर के चयन से संबंधित मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, पहला भरण जल से संघनित न होने वाली और संक्षारक गैसें अलग होनी चाहिए। गर्म स्टीम पूर्ण रूप से संघनित होनी चाहिए ताकि हीट पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो जाए। हीट का इस तरह से स्थानांतरण होना चाहिए कि भरण जल का तापमान बढ़ जाए और स्टीम के तापमान के बराबर हो जाए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है भरण जल में कोई अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि भरण जल हीटर द्वारा एक छोटे ऊष्मा स्रोत की तरह जल को गर्म किया जाना चाहिए। और एक अगला जो टॉपिक है ये है स्टीम पावर प्लांट हीट बैलेंस और इफिशियंसी। कोयला आधारित स्टीम पावर प्लांट का लेआउट, इसके प्रमुख भागों, साइकिल और एफिशिएंसी के बारे में अध्याय के प्रारंभ में आपको मैंने बताया है। यानी कि जो ये चैप्टर की शुरुआत जहाँ से हुई है, अगर आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो ये आपकी स्टीम पावर प्लांट है इसके बारे में आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
और अभी जो हम बात करेंगे ये सिर्फ हीट बैलेंस की बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। हीट बैलेंस के अंतर्गत स्टीम पावर प्लांट में उत्पन्न एनर्जी और प्लांट में उस हीट एनर्जी के उपयोग से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ये उपयोग निम्न प्रकार के हो सकते हैं। प्लांट की विभिन्न डिवाइसों जैसे बॉयलर, टरबाइन आदि द्वारा हीट का प्रभावी उपयोग, विभिन्न प्लांट प्रक्रियाओं द्वारा हीट का प्रभावी उपयोग और पावर जनरेट करने में हीट का प्रभावी उपयोग। प्लांट में उत्पन्न ऊष्मा इज इक्वल टू पावर जनरेटर या जनरेट करने में काम आई ऊष्मा प्लस प्लांट की डिवाइसों व प्रक्रियाओं में उपयोग में आई ऊष्मा और प्लस ऊष्मा हानियाँ, यानी कि जब आप तीनों को एडअप करेंगे, पावर जनरेट में काम आई ऊष्मा और प्लांट की डिवाइसों व प्रक्रियाओं में उपयोग में आई ऊष्मा और ऊष्मा की हानियाँ को ऐड करेंगे, तो जो टोटली प्लांट में जो ऊष्मा उत्पन्न हुई होगी वो निकल के आ जाएगी। अब पढ़ेंगे हीट बैलेंस के जो टर्म्स हैं उनको। ये आपको एक फिगर दिया गया है जो कि स्टीम पावर प्लांट का एक साइकिल है, जो कि ये बता रहा है कि कौन कौन से प्रोसेसेस या किसका इस्तेमाल करके स्टीम पावर प्लांट को चलाया जाता है। नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बॉयलर है, उसके बाद उच्च दाब या उच्च ताप की जो भाप बनती है आपके बॉयलर में वो है, वो आगे की तरफ प्रवाहित होगी और टरबाइन में इन करेगी और टरबाइन में जो शाफ्ट होगा, ब्लेड होंगी, वो मूव करेंगी और आगे वो शाफ्ट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में मूव करेगा और वो फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करेगा। और फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फिर वो जो भाप है वो संघनित्र में आ जाएगी और वो फिर संघनित्र जो है वो क्या होगा, फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि भाप जो है फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसको पंप करके आगे की तरफ उच्च ताप और निम्न ताप का जल, यानी कि हाई एंड लो टेम्परेचर वाटर को आगे की तरफ मूव कर दिया जाएगा, जिससे कि ये जो साइकिल है ये कंप्लीट हो जाता है। और इसी साइकिल पे आपका जो थर्मल पावर प्लांट होता है या यूँ कहें कि स्टीम पावर प्लांट होता है ये वर्क करता है। अब इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं कि Q इज इक्वल टू बॉयलर द्वारा स्टीम को दी गई हीट, W इज इक्वल टू एक स्टीम साइकिल में स्टीम जल का प्रवाह, वो भी किलोग्राम पर आवर में, और H1 H2 H3 H4 साइकिल की विभिन्न स्थितियों में स्टीम की एंथैल्पी, और स्मॉल h1 h2 h3 और स्मॉल h4 साइकिल की विभिन्न स्थितियों जैसे जल की एंथैल्पी। बॉयलर द्वारा स्टीम को दी गई हीट QS इज इक्वल टू W H2 माइनस H1, और संघनित्र में जल को दी गई हीट, इसका जो इक्वेशन आएगा QR इज इक्वल टू W ब्रैकेट में H3 माइनस स्मॉल h4, और थर्ड टरबाइन द्वारा आउटपुट जो वर्क होगा वो WT इक्वल टू W ब्रैकेट में कैपिटल S3 माइनस कैपिटल S2, जो कि साइकिल की विभिन्न स्थितियों में स्टीम की एंथैल्पी है। और नाउ लास्ट जो इक्वेशन आता है वो है भरण जल पंप को दी गई एनर्जी, WP इज इक्वल टू W ब्रैकेट में H1 माइनस स्मॉल h4, जो कि दोनों स्मॉल ही हैं। अब हीट बैलेंस के लाभ, पहला, यह पावर प्लांट में
हीट की मितव्ययी उत्पादन करने में मदद करता है। और दूसरा, प्लांट के विभिन्न भागों द्वारा कितनी हीट का उपयोग किया जा रहा है और कितनी हीट का व्यय हो रहा है, भागों का मितव्ययी उपयोग कैसे किया जा सकता है यह जाना जा सकता है। प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी ज्ञात होती है और प्लांट की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी ज्ञात होती है। प्लांट के डिजाइन में सहायता मिलती है। और लास्ट जो पॉइंट ये कहता है कि प्लांट के मितव्ययी संचालन के लिए विभिन्न स्थानों पर स्टीम और जल क्या मात्रा प्रवाहित की जानी चाहिए और उनके दाब और तापमान को कितना रखा जा सकता है यह निर्धारित किया जा सकता है। स्टीम उत्पादन के लिए दाब और तापमान का सिलेक्शन। अब थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू कैपिटल H2 माइनस H3 अपॉन कैपिटल H2 माइनस HF4, जहाँ H2 और H3 टरबाइन के प्रवेश और बाहर निकलने पर स्टीम की एंथैल्पी और स्मॉल HF4 संघनित्र जल की एंथैल्पी है। इस प्रकार हम देखते हैं या समझ पाते हैं कि एफिशिएंसी H2, H3 और HF4 के मानों पर निर्भर करती है। टरबाइन के इनलेट पर स्टीम की एंथैल्पी H2 का मान स्टीम के दाब P1 और तापमान T1 पर निर्भर करता है। यदि तापमान को स्थिर रखते हुए दाब P1 को बढ़ाया जाता है तो H2 माइनस H3 का मान बढ़ता है और परिणाम स्वरूप एफिशिएंसी भी बढ़ती है। लेकिन इस प्रकार विस्तार के अंत में जल की मात्रा बढ़ जाती है जो कि अवांछनीय होता है। अब यदि दाब P1 को स्थिर रखकर स्टीम के तापमान T1 का मान बढ़ाया जाता है तो थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और विस्तार के अंत में जल की मात्रा भी कम हो जाती है। तापमान में वृद्धि से स्टीम की टरबाइन में प्रवेश करने पर एंथैल्पी H2 की मान बढ़ जाती है। इस प्रकार स्टीम पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्रारंभ में स्टीम का तापमान और दाब दोनों अधिक रखे जाते हैं। यही कारण है कि एक मॉडर्न स्टीम प्लांट में दाब 290 बार और तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम बनाकर प्रयोग की जाती है। स्टीम के विस्तार के अंत में स्टीम के दाब को 0.3 बार से कम करना संभव नहीं है, अन्यथा एफिशिएंसी को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि तापमान और दाब बढ़ने से प्लांट की कार्यक्षमता बढ़ती है, लेकिन यह कुछ कठिनाइयों को बढ़ाता है जो निम्नलिखित है। स्टीम के दाब को बढ़ाने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ, यानी कि जब आप भाप का प्रेशर जो है वो बढ़ा देंगे तो उसके बाद क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी इनको देखते हैं। बॉयलर और फाउंडेशन आदि की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आप जो प्रेशर बढ़ाएंगे तो फाउंडेशन वगैरह की कोई कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। प्लांट पर लोड में परिवर्तन कठिन हो सकता है या हो जाता है, अर्थात प्लांट को लगभग फिक्स लोड पर ही चलाया जा सकता है। कम दाब वाले टरबाइन में स्टीम का शुष्क अंश कम हो जाता है और रख रखाव की कास्ट जो है वो बढ़ जाती है।
स्टीम में कम दाब पर अधिक नमी के कारण टरबाइन ब्लेड का क्षरण बढ़ता है। स्टीम का तापमान बढ़ाने से होने वाली कठिनाइयाँ। अब इनकी कठिनाइयों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ स्टीम का तापमान बढ़ाने से आती हैं। पहला है मेटल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दूसरा, पाइप के जोड़ ढीले हो जाते हैं। इसलिए एक स्टीम पावर प्लांट में स्टीम के उपयुक्त दाब और तापमान का चयन करते समय उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाता है। इस तरह से तापमान और दाब का चयन एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए और कठिनाइयों को हल करते हुए किया जाता है, ताकि प्लांट का कार्यप्रणाली सुचारू, सुगम, वित्तव्ययी और सुरक्षित हो। उच्च तापमान की तुलना में स्टीम टरबाइन प्लांट के लिए उच्च दाब वाले स्टीम का उपयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। इस अवस्था दाब में पर स्टीम के ओवरवेटिंग की समस्या को भी रीहीट साइकिल और रीजेनरेटिंग साइकिल का उपयोग करके हल किया जा सकता है। महंगे फ्यूज और हाई लोड फैक्टर के मामले में भी उच्च दाब स्टीम का प्रयोग करना फायदेमंद है। उच्च तापमान पर हाई पावर मेटल्स का उपयोग करके उच्च तापमान स्टीम का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कॉस्ट बहुत अधिक होती है। आजकल 294 बार और 550 डिग्री सेल्सियस हाइपर सैचुरेटेड तापमान के स्टीम पावर प्लांट सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। इस प्रकार स्टीम पावर में स्टीम दाब और तापमान का चुनाव प्लांट की कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, लोड फैक्टर, रखरखाव एफिशिएंसी, परिचालन विश्वसनीयता, सुरक्षा और स्थान आदि पर निर्भर करता है। तो अब तक जो हम पढ़े हैं, ये जो हमारा था थर्मल पावर प्लांट था, यानी कि इसके पहले की भी जो भी क्लासेस हुई हैं उनमें थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताया गया है। जो भी आपके 7, 8 या ये कहें कि जो पार्ट में मैंने कन्वर्ट किया है, ये तकरीबन 10 पार्ट होंगे, जो कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड हैं। और छोटे छोटे पार्ट में इसलिए डिवाइडेड हैं क्योंकि अगर आप एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर एक ही बार पूरी चीज़ों को अगर पढ़ा दिया जाता या समझा दिया जाता तो आपको उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ में आता, जिसकी वजह से इन छोटे छोटे वीडियो का सहायता लिया जा रहा है, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ में आए। और अब ये जो आपका थर्मल पावर प्लांट का ये जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, ये लगभग ख़त्म हो चुका है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर ये कहें कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको मैं कुछ आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों का एक बार पुनः रिवीजन हो जाएगा। और पुनः रिवीजन होने से कुछ और बेहतर तरीके से समझने में सहायता प्रदान होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो सेकंड चैप्टर है थर्मल पावर प्लांट, जो कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग का एक ये कहें कि सबसे
महत्वपूर्ण चैप्टर है या सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो हम आपको समझा पाए होंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर कोई ऐसे टॉपिक या कोई ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को ना समझ में आई हों वो आप हमसे साझा कर सकते हैं और मैं उसको आगे से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई एरर हो जिसकी वजह से आपको चीज़ें ना समझ में आ रही हो, वॉइस इश्यूज या स्क्रीन में जो दिखने वाले चित्र या फिर जो आर्टिकल हैं या उसमें जो टॉपिक्स हैं अगर आपको देखने में समस्या आ रही हो तो आप फीडबैक के माध्यम से हमको बता सकते हैं या हमसे साझा कर सकते हैं। मैं उनको और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास कल होगी। तो धन्यवाद।